video we will study about the concept of potential energy. This is article number 6.7, the concept of potential energy. So यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्ड पोटेंशियल है वो अपने आप में एक मैसेज देता है. एंड व्हाट इज दिस मैसेज? This message is the word potential is the possibility. This is possibility or capacity for action. काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं. Capacity, possibility और capacity for action. One thing. ये वर्ड itself अपने आप में मैसेज देता है. This represent the possibility or capacity for action. One thing. And another thing is that another aspect of this the word potential is the stored energy. Potential energy is a kind of stored energy. Energy stored by one way or another, so we will discuss this way. The second aspect of this potential energy. So we'll take this definition more clearly. We'll try to extend this discussion now. देखिए, the potential energy of a body is, यहाँ लिखते हैं द पोटेंशियल. आपको इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है. द पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेफिनेशन तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन. बॉडी की पोजीशन क्या है, और ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन. उसकी पोजीशन क्या है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है. दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, वन थिंग, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन. हम आपको इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करते हैं. मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करता हूं, वहां आप देखेंगे. ओके, मैं सबसे पहले आपको पोजीशन का एग्जांपल देता हूं. सी, इस एग्जांपल को आप जरा ध्यान से देखें. इफ यू जस्ट ट्राई टू सी दिस एग्जांपल, आप इस एग्जांपल को क्लोजली देखें और यहाँ से हम सीखने की कोशिश करते हैं. देखिए, ये एक पेंडुलम का एग्जांपल है और ये इसकी मीन पोजीशन है दिस, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है. अब ये जो पेंडुलम है, जो बॉल है, बॉब ऑफ द पेंडुलम, ये एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में लगातार वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है. ओके, और ये जो इसकी ऑसिलेशन है, इसमें आप देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है. इस पॉइंट के ऊपर भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है. आप क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट तक आप इसको इस जीरो लेवल से एक हाइट h तक उठा रहे हैं. ओके, एंड व्हेन द बॉडी लेफ्ट टू रिलीज लेफ्ट टू इटसेल्फ, देन जब आप बॉडी को छोड़ देते हैं, व्हेन बॉडी इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, और इस पॉइंट के ऊपर आकर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो रही है. जब इस पॉइंट से वापस फिर एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है. सो द एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इस तरीके से जैसे उसकी पोजीशन के लगातार चेंज होने के साथ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही है. तो हमने कहा इस डेफिनेशन में कि किस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है
और उसके स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन पर भी डिपेंड करती है। आप इसका भी आप ज़रूर पूछेंगे कि इसका भी आप हमें एग्जांपल दीजिए। चलो हम आपके साथ एक और इमेज शेयर करते हैं। इस इमेज को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, फिर हम अगला इमेज आपके साथ शेयर करेंगे। इस इमेज को आप ध्यान से देखें। इस इमेज में आपको दो पोजीशन दिखाई गई है। एक पहली पोजीशन ये दिखाती है कि जैसे एक आपके पास एरो है, तो उसमें जब इस पोजीशन के ऊपर है, जब आप अपने जो तीर कमान है उसको खींचते नहीं हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ओके, फिर तीरंदाज क्या करता है, इस धागे को पीछे की ओर खींचता है। जब ये धागे को पीछे की ओर खींचता है तो ये जो फोर्स है, जो इसका एक्सटर्नल फोर्स जो है, वो इसके एग्जिस्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स में, इसके कन्फिग्रेशन में चेंज लेके आता है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स से अगेंस्ट आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जितना ही लंबा इसको खींचता है, तो इस पॉइंट तक खींचने तक क्या हो जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जितना वो खींच सकता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग गेन्स द पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए, जो खिंचा हुआ स्ट्रिंग है ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। और जब आप इसको यहाँ से व्हेन यू लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब आप इसको अपने हाल पर जाने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो में चेंज हो जाती है। सो व्हेन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। जब आपने इस धागे को, इस स्ट्रिंग को पीछे की ओर खींचा, तो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग ने उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। जब आपने इसको अपने हाल पर छोड़ दिया, तो इसका जो एरो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम, राइट। एक और आप और एग्जांपल लें, क्योंकि आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जांपल होते हैं। देखिए एक और एग्जांपल आपने देखा है, इसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। You have one more example here. Yes, to share. Okay. Just see this example. इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखें। पहली स्टेज के ऊपर आप देखें कि आपके पास एक स्प्रिंग है, राइट, और इसके साथ ये ब्लॉक जो है वो छू नहीं रहा है। इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसको हम डिटेल में आगे टेक्स्ट में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ सिर्फ आपने एग्जाम्पल देखना कि ये सब चीज़ें आपने देख रखी है। ओके, सो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस ब्लॉक की हेल्प से एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं। You'll apply some extra force. You will apply external force in this direction. Because of this external force, what will happen? इसमें potential energy store हो जाती है. So it acquire potential energy. Up to this point, there is potential energy. So the point where there is potential energy. अब जब वो इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, और इस पॉइंट के बाद इफ यू लेफ्ट दिस स्प्रिंग टू इटसेल्फ, देन व्हाट विल हैपन? ये देखिए गौर से, ये जो ब्लॉक है अब एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, राइट, एंड दिस विल स्टार्ट मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी b from left to now right direction, right. So this is the another example of the potential energy because of the configuration. आप इसके कन्फिग्रेशन में चेंज लेके आते हैं, आप यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, और वही फोर्स जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है। when you लेफ्ट दिस स्प्रिंग टू इटसेल्फ, जब आप उसको फ्री कर देते हैं तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। और ये जो ब्लॉक ऑफ मास m है, ये बहुत तेज़ी से, ये गुटखा जो है वो स्पीड के साथ भागेगा। ओके, हम आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करते हैं, और इस एग्जांपल के लिए आपको हम अगले पेज में ले चलते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे आप कंजूसी करते हैं। ओके, अगले पेज में हम चलते हैं और फिर आपको एक और एग्जांपल देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये देखिए,
ये एग्जाम्पल है हमारे अर्थ सरफेस का। हमारा जो अर्थ सरफेस है, this is what our earth crust is. Well, अब ये अर्थ है, ओके। अर्थ का जो क्रस्ट है, दिस अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम इसके बारे में ये लिखना चाहते हैं, दिस अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं होता, राइट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो फिर यूनिफॉर्म नहीं होता तो क्या समस्या आती है, इसके ऊपर कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। देयर आर डिसकॉन्टिन्यूटीज, डिसकॉन्टिन्यूटीज होती हैं। दूसरा डिसलोकेशंस होती है, और इन डिसकंटिन्यूटीज और डिसलोकेशंस को हम कॉमन नेम देते हैं, these आर कॉल्ड फॉल्ट लाइंस, ओके। अब ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, these फॉल्ट लाइंस एक्ट्स एज ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। These fault lines acts as a compressed spring। ये कैसे बिहेव करती हैं, जैसे यहां आप स्प्रिंग को देख रहे हो। और इस केस में आपने क्या देखा था कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ओके। अब यदि ये फॉल्ट लाइन जो है, जो फॉल्ट लाइंस है, दे बिहेव एज ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग, these behave as a compressed spring। सो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या करता है अर्थ के क्रस्ट में, दिस स्टोर एनर्जी, एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। स्टोर्ड एनर्जी, ओके। और फिर ये एनर्जी क्या करती है, अब आपको इसका प्रैक्टिकल यूज समझ आ जाएगा। व्हेन दीज फॉल्ट लाइंस रीएडजस्ट, जब ये फॉल्ट लाइन व्हेन या दीज फॉल्ट लाइंस, दीज फॉल्ट लाइंस रीएडजस्ट करती हैं, रीएडजस्ट at the time of earthquake। earthquake जब आता है तो ये fault lines क्या करती हैं, these fault lines try to readjust at the time of earthquake, ओके। सो आपने क्या क्या एग्जांपल्स देखे। अब यहाँ से आपको जो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फॉल्ट लाइन जिसको आप यहाँ देख लीजिए, हमने एक स्ट्रक्चर आपके लिए बनाए हैं, ये है फॉल्ट लाइंस। ये जो ब्लू लाइंस यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, ये अर्थ क्रस्ट है, और दीज आर द फॉल्ट लाइंस। अर्थक्वेक में यही रीएडजस्ट होने की कोशिश करती हैं, और ये देखिए, आप इंडिया की ओर चलते हैं, और ये है देखिए हमारी फॉल्ट लाइंस का जो जोन है वो ये वाला रीजन है। मुझे लगता है कि शायद आपको इस कलर से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये है इंडिया, और यहाँ देख सकते हैं आप, ये दीज आर द फॉल्ट लाइंस इन द इंडियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में जो ये वाला पार्ट है, ये है फॉल्ट लाइंस इन आवर कंट्री। सो जब अर्थक्वेक आता है तो देन दीज फॉल्ट लाइंस ट्राई टू रीएडजस्ट themselves, okay, and in a huge amount of energy will be created at the time of earthquake, because because these fault lines store the acts as a compressed spring, और जब इसको रिलीज करते हैं आप तो काफ़ी अमाउंट में एनर्जी जो है वो क्रिएट करता है। सो अब आपको कुछ एक एग्जांपल्स के साथ कुछ चीज़ समझ आई होगी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन लिखते हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन। द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी। ये कैसी है, स्टोर्ड एनर्जी है
the potential energy is stored energy by virtue of the position or configuration of the body. By virtue of position, या तो पोजीशन की वजह से, मैंने अलग अलग एग्जांपल आपको इसीलिए दिए हैं, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, और ये आपने एक जरूर चीज ऐड करनी है इसमें, डेफिनेशन तो यहाँ तक खत्म हो जाती है, definition is finished up to this point, but you must add this: when the body is left to itself, जब उसको बॉडी को आप अपने हाल पर छोड़ते हैं, when the body, हर केस में आपने देखा है, when the body is left to itself, then what will happen then? This body left to itself releases this stored energy in the form of kinetic energy. Then this releases the energy in the form of kinetic energy. Okay, so this is all about the concept of potential energy, and we'll do now the mathematical part of this potential energy with the another way कि किस किस तरीके से हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रख सकते हैं, राइट। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को एक मैथमेटिकल वे से हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल आस्पेक्ट ऑफ potential energy. मैथमेटिकल आस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हम इसका मैथमेटिकल आस्पेक्ट जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले आपके साथ एक डायग्राम शेयर करते हैं। ये अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस के ऊपर हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं। we'll consider some line over this. Okay, we consider some part over here. अब यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाते हैं to a certain height h. Okay, we bring this object of certain mass m. There is some object of mass m, so here its potential energy is 0. So we lift this object up to a certain height h. Okay, and for lifting this object to a certain height h, you have to apply some external force on this object. आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है, so इस पॉइंट के ऊपर यदि आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, सो देयर इज a natural force that is acting in the downward direction is the gravitational force. आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ भी इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, और यहाँ से आपने एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप इसको पॉइंट ओ से ए तक लेके गए। इस स्टेज पर हमने किन चीज़ों का ध्यान रखा? देखिए, ये जो हाइट h है, हम एक कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर that h is very much less than the radius of earth. जो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? वो 6400 किलोमीटर है, क्योंकि हम जानते हैं हम अर्थ सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की ओर जाएंगे, g विल डिक्रीज, ग्रेविटी जो है
वो डिक्रीज करेगी। हम इसको टेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे भी, हमारे पास एक चैप्टर आएगा आगे। और यदि आप नीचे की ओर उतरते हैं, ग्रेविटी विल डिक्रीज। सो ग्रेविटी विल डिक्रीज बोथ वेज, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस एच को इतना छोटा मानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कि ये ग्रेविटी की वैल्यू लगभग 9.8 हम कंसिडर कर सकें। अब आप क्या करो कि इस केस में जो हमारे पास यहाँ फिजिक्स हम समझ रहे हैं, उसमें देखिए कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते हैं, जब आप इसको ऊपर की ओर उठाते हैं तो किसी भी पॉइंट को आप चूज कर लीजिए, इसमें इस मास के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स mg वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स यू आर एबल टू लिफ्ट दिस मास टू दिस हाइट h। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स, और फोर्स का नाम एक्सटर्नल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना h वेक्टर। सो यदि आप इसको खोलें, डॉट प्रोडक्ट द टू इज f एक्सटर्नल h cos 0 डिग्री। भाई, because the displacement and the external force both are in the same direction, so this part is equal to 1. This external force is nearly equal and opposite to the gravitational force, so this F external is equal to mg h and cos 0 degree is 1. So now this work done which is against the gravitational force, ये आपने ध्यान से सुनना है। पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने आपको इसी वीडियो में शुरू में बताया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्फिगरेशन एंड द पोजीशन, और ये आपको तीरंदाज का एग्जांपल दिया, स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, और फिर अर्थ का एग्जांपल दिया। जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर मास को खींच रहा है, हम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से हम इस बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं, हम इस बॉडी को यहाँ तक ले आए हैं। हालांकि आप इसको अभी यहाँ से छोड़ें तो नीचे चली जाएगी और एकदम से ज़मीन के सरफेस पर पहुँच जाएगी। हम जो ये ज़बरदस्ती फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाकर एक बॉडी को के ऊपर वर्क करते हैं, वो वर्क जो है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस बात को अपने बड़े ध्यान से संभाल के अपने माइंड में रखना है। यदि आप किसी एक एग्जिस्टिंग फोर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर वर्क करते हैं तो वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, भाई, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो अब हम आगे चलते हैं। हियर h is taken as a variable, g is the acceleration due to gravity, and m is the mass of the particle, mass of the object. सो यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। गो टू नेक्स्ट पेज। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू F को भी हम जाने वो क्या होगा, माइनस d अपॉन डी एच, माइनस d अपॉन डी एच ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द फंक्शन ऑफ h। तो आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू h, d अपॉन डी एच, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो मास कांस्टेंट है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसलिए हमने कंडीशन लगाई है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। आप माइनस mg को आप बाहर ले लें, आपके पास बचेगा d अपॉन डी एच ऑफ h। सो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस mg। अब हमने यहाँ से समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ। फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज mg। ये क्या बताता है, ये आपको सूचना देता है कि दिस इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स is in downward direction,
because you know up bar direction is taken as positive and down bar direction is taken as negative. So gravitational force is in down bar direction. अब ये बात पूरी समझ आ गई? ओके आपने ये देखा कि यदि हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने उठाया, ये आपको अब जो प्रॉब्लम जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यदि समझ आई होंगी तो आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। इस बात का अपना बहुत ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर उठा के लेके गए हैं और आपने उसको यहाँ रखा है, राइट? तो इस स्टेज के ऊपर जब आपने इसको यहाँ से उठाया था, मास को यहाँ आप h हाइट पर लेके गए, ओके? तो यहाँ उठाने के ऊपर हमने कितना देखा था, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी। अब आप यदि इसको यहाँ से रिलीज कर दें, इफ़ यू रिमूव ऑल द कॉन्स्टेंट्स जो आपने इसके साथ ज़बरदस्ती की है, उस ज़बरदस्ती से आपको आप हटा दें तो ये अपने स्वभाव पर आने की कोशिश करेगा। इट विल फॉल डाउन एंड इट विल रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और वापस सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल नाउ कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो हियर ऑन द सरफेस potential energy will then become equal to 0 because h will become equal to 0, and the whole this potential energy will then convert it into kinetic energy. So using law of conservation of energy, the kinetic energy near the surface of earth is equal to the potential energy at a height h. तो अब m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, we will have v square is equal to 2gh. So v is equal to under root 2gh. This is another important exam mathematical relation for you to solve the mathematical problems. Okay. अब आपको इसके बाद और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझना है और उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा हमारे साथ। देखिए, यदि हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने समझना, दिस इज द नेम ऑफ द आर्टिकल इज कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस कंसेप्ट को यदि आपने अच्छे तरीके से समझना है तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल टू द क्लास ऑफ फोर्सेस। इसको ध्यान से समझिए। पोटेंशियल एनर्जी is applicable only to the class of forces। ये उन्हीं फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। ये ध्यान से देखिए, क्लास ऑफ फोर्सेस where work done against the force, where work done against the force is stored as potential energy। where work done is stored as potential energy। इसको आपने एक बार फिर से मैं आपको ध्यान दिला के बताता हूँ कहाँ कहाँ हमने कैसे किया है। आपने एक तो उसमें किया था तीरंदाज के केस में। देखिए, उसमें जैसे आप उसका अपना कन्फिगरेशन है, आप उसको अपने कन्फिगरेशन से परेशान करते हैं, धागे को पीछे की ओर खींचते हैं। जितना धागे की ओर आप पीछे की ओर खींचते हैं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और फिर जब आप धागे को छोड़ देते हैं, व्हेन यू रिलीज द कॉन्स्टेंट्स, ये जो आपकी ज़बरदस्ती इसको आप हटा देते हैं, तो ये जो आपका तीर है ये एक बी वेलोसिटी से मूव करता है। दूसरा एग्जांपल हमने आपके साथ किया था कि यदि आपके पास ये स्प्रिंग है और इसको आपने अपने स्वभाव पर रखा है, तो दबाया नहीं, खींचा नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर आपने इसके साथ ज़बरदस्ती की,
आपने इसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। तो कंप्रेस करने के बाद जब आपने इसको तीसरी स्टेज पर छोड़ा था, अपने स्वभाव पर वापस छोड़ा था, तो एक गुटके की जो वेलोसिटी थी वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। ओके, फिर आप देखिए, आपने एक और एग्जांपल किया था, इसमें ये रिस्टोरिंग फोर्स है। इसका कंसेप्ट जो है इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो वापस फिर चीज़ को, बॉडी को अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रिस्टोर करने में हेल्प करता है। यहाँ भी आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, यहाँ भी आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, और ये जो फोर्स है एक रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर मीन्स दोबारा वहाँ ले जाएगा। आप क्या करेंगे, इस धागे को छोड़ेंगे तो धागा यहाँ आके रुकेगा अपने आप। आपने स्प्रिंग को यहाँ से दबाया था, यदि आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग दोबारा फिर इतना लंबा हो जाएगा। तो ये जो फोर्स इसको वापस फिर वहाँ लाएगा, उसको आप बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं वो अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस इज सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा केस आप देखिए, ये भी हमने उदाहरण किया था कि आप झूले पर यहाँ बैठे हैं, ये आपकी बेसिक पोजीशन है। आप ज़बरदस्ती करते हैं और आप एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आ जाते हैं। फिर आप यहाँ से जो ज़बरदस्ती को छोड़ देते हैं, आप अपना हाथ हटा लेते हैं, तो झूला जो है यहाँ नहीं टिका रहता है। यहाँ जैसे आप ज़बरदस्ती इसको यहाँ खींच के लाते हैं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाती है। फिर आप इसको छोड़ देते हैं, फिर यहाँ आके पोटेंशियल एनर्जी वापस जीरो हो जाती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये हमने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किया था। तो ये जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है, इसका बड़ा गहरा मतलब है। इसको आप इस तरीके से समझें कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी तब बनती है जब उसमें आप वर्क करते हैं अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हैं और वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। सो हम यदि डिफाइन करें इन वन डायमेंशन, यदि हम फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करें, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी एक्स, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, एफ एक्स टाइम डी एक्स is equal to minus of integral of initial to final, and this is dB. So this is xi to x final. So this representation is the work done because of conservative force. So this is the work done by the conservative force. अब work done conservative force क्या होता है, जिसमें work done सिर्फ initial position और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और पाथ पर डिपेंड नहीं करता। द फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन विल डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप +2 में पढ़ेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। बट यदि आगे भी इसको डिस्कस कर लेंगे, यदि ये पाथ डिपेंडेंट होता है तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ दोबारा फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो ये इंटीग्रल जो है वो आगे सॉल्व करके बन जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रल सॉल्व करके आ जाएगा v, एंड दिस इज़ vi टू v फाइनल। अब आप इसको लिमिट को भर दीजिए, पहले ये भरा जाएगा, माइनस करके लोअर लिमिट भरी जाएगी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, दिस इज b फाइनल माइनस b इनिशियल, माइनस को अंदर ले जाइए, दिस इज इक्वल टू b इनिशियल माइनस b फाइनल। सो दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो एक और हम एग्जांपल आपके साथ शेयर करें कि अनदर एग्जांपल इज, यदि आपके पास मान लो कोई एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन में आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ तक उठा देते हैं, ओके, और इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है कोई थीटा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज mgh. So when you remove the constants and let it fall down, मान लीजिए आपका जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है,
This is an inclined plane is a frictionless plane. Then after some time, the body will reach to this point. Then whole this kinetic potential energy will convert into kinetic energy. So we can write this is mb square is equal to mgh at the bottom of this inclined plane. Okay, this is another important part of this discussion. Now we'll go for the next page. Rest we are left with the dimensional formula of potential energy. Dimensional formula of potential energy. So potential energy को आप कैसे लिखते हैं? It is equivalent to the work done and that is equal to force into displacement, right? So आप इसको लिख सकते हैं force का जो dimensional formula रहेगा, this is m l t minus 2 और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L रहेगा, ये बन जाएगा m l2 t minus 2. सो दिस इज एनर्जी. इसके जो SI यूनिट होंगे वो जाउल होंगे और जो इसके CGS यूनिट्स होंगे वो आर्ग्स होंगे. ये हम इसको पहले कर चुके हैं, ठीक है. एंड 1 जाउल इज इक्वल टू 10 to the power 7 आर्ग्स. You can use this. Okay, so this is the dimensional formula and the units of the potential energy. So for conservative force delta B is equal to the negative of the work done. तो कुछ numerical problem करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं. For a conservative force you can represent delta V. Delta V is equal to negative of work done. Okay, so you can see, you can attempt few problems on the basis of this formula. This is all about this video. I hope that you have understood what I have taught to you. और बाकी आप जब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो और गहराई से इसको जान लेंगे. थैंक यू.